हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में अपना चल रहा था ब्याज। लास्ट में अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। उसमें अपन ने एक तो PRT/100 वाला फॉर्मूला पढ़ा था और एक इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। बस ये दो ही चीज़ थी, छोटा सा टॉपिक था। वैसे 4-5 दिन लग गए उसको, पर वो अब हो जाएगा पूरा। उसको प्रैक्टिस कर लेना। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे लगता है, सारी चीज़ें इसमें एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में जैसे मूलधन है उस पर 1 साल का ब्याज, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, हर साल समान ब्याज रहता है। चक्रवर्ती ब्याज में 1 साल का ब्याज तो समान रहता है, फिर जब अगली साल आएगी तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा, ब्याज पे चलने से पहले मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा यहाँ पे कि सक्सेसिव केस क्या होता है। सक्सेसिव को हिंदी में बोलते हैं क्रमिक, मतलब कोई चीज़ क्रमवार बढ़ रही है ना, उसको सक्सेसिव बोलते हैं। अपन बचपन में पढ़ते हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही मतलब छोटी से बड़ी की तरफ, अवरोही मतलब बड़ी से छोटी की तरफ। वैसे ही एक चीज़ होती है सक्सेसिव क्रमिक। ये दो तरह से होती है सक्सेसिव, एक तो डिक्रीज होता है और एक इंक्रीज होता है। डिक्रीज को हिंदी में बोलते हैं ह्रास और इंक्रीज को बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, डिक्रीज वाला केस किस में आता है? सक्सेसिव डिस्काउंट में। लाभ हानि में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। डिक्रीज वाला केस सक्सेसिव डिस्काउंट में आता है। और जो इंक्रीज वाला केस होता है ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवर्ती ब्याज। डिक्रीज वाला केस तो आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट में, इंक्रीज वाला केस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट में। अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे कि सक्सेसिव केस होते कैसे हैं, कैसे इनको सोल्व किया जाता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, मान लो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो MRP मान लो 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये MRP है। कोई भी चीज पे मान लो कोई शर्ट है, उस पर 1000 रुपये MRP है। दुकानदार बोलता है कि भाई साहब एक 50% का डिस्काउंट देते हैं और एक 30% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1000 रुपये, एक 50% का डिस्काउंट है, एक 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो दोनों डिस्काउंट मिला के कितना हो जाएगा, 80%। 80% डिस्काउंट हो जाएगा। अपन 1000 रुपये में 80% डिस्काउंट निकाल के और 200 रुपये उसकी कीमत निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है। और एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस, दुकानदार बोले कि एक तो 50% का डिस्काउंट और एक 30% का डिस्काउंट। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब क्रमिक बट्टा है। 50% का और 30% का, दो क्रमिक बट्टा है। तो क्रमिक बट्टा है तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन कि एक बार तो 1000 रुपये पर 50% का डिस्काउंट, तो ये आएगा 500। ये कट जाएगा 2 बार, और 500 पे 30% का डिस्काउंट, तो ये बचेगा 70%। 2 जीरो से कट गए, ये आएगा 350 रुपए। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या हुआ, 50% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा तो 65% का ही ओवरऑल डिस्काउंट आएगा। ये चीज मैंने बताई थी कि जब भी ऐसा कोई आए 50%, 30% या कोई भी 2% हो, सक्सेसिव डिस्काउंट हो, जैसे मान लो X% है और Y% है और सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो एक फॉर्मूला देखा था अपन ने कि X प्लस Y माइनस XY बट्टे 100।
इससे अपन क्या निकाल रहे थे, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहे थे। जैसे 50% और 30% वाला अपना पिछला एग्जाम्पल था, तो अपन क्या करेंगे, 50 + 30 माइनस 50 गुणा 30 बट्टे में 100। ठीक बात, 0 से 0 कट के ये आएगा 80 और ये आएगा 5 से 15, तो ये आएगा 65% का टोटल डिस्काउंट हो गया, 65% का। तो ये सक्सेसिव डिक्रीज था, डिस्काउंट था। अब जैसे एक चीज और एग्जांपल देखते हैं अपन कि 10% का और 20% का क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा बताओ। ठीक है, तो ये क्रमिक बट्टा है, 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो टोटल बट्टा बताना है मेरे को, समतुल्य बट्टा बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो 10% और 20%, तो वही फॉर्मूला 10 + 20 माइनस 10 गुणा 20 बट्टे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, ये 20 और 10 30, 30 में से 2 घटेगा, 28% का डिस्काउंट आ जाएगा। समतुल्य बट्टा 28% आ जाएगा टोटल, 10% और 20% का। अब यहां तक तो ठीक है, अपन ने प्रॉफिट लॉस में इतना ही पढ़ा था कि 10% 20% का बट्टा आएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट में यही आता है 10%, 20%, 25%, 30%। अब मान लो मेरे को ऐसे दे दे कि 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2%, इनका सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट बताने के लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये संख्याएं टफ हो जाएगी सोल्व करने में, फॉर्मूला लगा के सोल्व करने में ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। 16 सही 2/3 और 12 सही 1/2। तो मैं इनके लिए क्या एक अलग अप्रोच अपनाता हूँ, दूसरा तरीका देखता हूँ। जैसे 10% और 20% ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, और अपने को समतुल्य बट्टा या फिर समतुल्य बट्टा अपने को निकालना है 10% का और 20% का। फॉर्मूले से अपन ने देखा था। अब इसका एक मेथड हो रहा है, अपने इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो 10% को 1/10 लिख देता हूं मैं, परसेंट को 1/100 मानते हैं, तो 10/100 भिन्न में बदलेंगे तो 1/10। 20% को भिन्न में बदलूंगा तो 20/100 या फिर 1/5। ठीक है, ये मैंने भिन्न में बदल लिया इनको। अब मैं देख रहा हूं कि 10 पे 1 का डिस्काउंट है, यहां पे 5 पे 1 का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट है, तो मान लो खरीद रहे हैं अपन, MRP है 10 की, 1 का डिस्काउंट है तो बेचेंगे कितने में, 9 में। 1 कम हो गया, 10 पे 1 का डिस्काउंट था, 1 कम हो गया। 5 पे 1 का डिस्काउंट है तो बेचेंगे कितने में, 4 में। 1 का तो डिस्काउंट हो गया। अब इनको गुणा कर लेंगे आपस में। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है। अगर इधर से इधर कट रहा है तो काट दो। जैसे 4 मैंने 2 से काट दिया 4 को, और इसको काट दिया 5 बार। 5 को 10 से मत काट देना, ये अलग है और इस साइड वाला अलग है। अगर आपस में ये कट रहे हैं, ऊपर वाले कट रहे हैं, इनको काट दो। क्रॉस कट रहे हैं, इनको काट दो। इधर वाले अलग हैं, इधर वाले अलग है, इनको मत काट देना। तो ये कितना आया, 5 और 5, इनको गुणा करेंगे तो 25, इनको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। तो ये आ गया मेरे पास। ये थी MRP 25 और ये थी जितने में बेचा अपन ने SP। तो डिस्काउंट कितने का आ गया, ये जो अंतर है वो डिस्काउंट है। 25 और 18 का अंतर कितना, 7 का अंतर। तो 7 का डिस्काउंट आ गया। 7 का डिस्काउंट कितने पे आया, 25 पे आया, और गुणा कर दिया 100 से। तो ये 4 बार कट गया 25 से, और 7 चौक 28%। 28% का टोटल डिस्काउंट आ गया मेरे पास। अच्छा, इसको तो अपन फॉर्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन कोई मुश्किल संख्या आ गई तो अपन उससे फॉर्मूले से तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए ये अप्रोच अपनाएंगे। तो अब इसको अपन ने इससे किया तो मेरे पास डिस्काउंट कितना आया, 28%। उससे किया तो भी 28% आ रहा था। लेकिन अब जैसे मुश्किल क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, अब ये आ गया 37 सही 1/2% और 40%, ये सक्सेसिव डिस्काउंट में। तो समतुल्य बट्टा बताओ। अब इसको अपन उस फॉर्मूले से करेंगे तो हो नहीं पाएगा जल्दी सी, और बीच में अगर एक बार कैलकुलेशन रुक गई तो स्पीड रुक गई, टाइम खराब होगा।
इससे अच्छा है उसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि 37 सही 1/2 है, ये है 40। ठीक है, इसको मैं भिन्न में लिखूंगा, भिन्न में लिखूंगा तो 3/8 लिख दूंगा इसको। 37 सही 1/2 की भिन्न होती है 3/8। नहीं समझ में आया तो परसेंटेज अच्छे से पढ़ना। करेंगे कैसे? 37 सही 1/2 है, 37 को 2 से गुणा करूंगा 74 और 1 जोड़ के 75/2 लिख दूंगा। ये तो अपने को आता ही है। 37 से 1/2 को 75/2 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ परसेंटेज था, ये रहा, तो ये परसेंटेज है यहाँ पे, तो यहाँ भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाऊंगा मैं, तो 75/2 गुणा परसेंटेज की जगह 1/100। भाई परसेंटेज को अपन भिन्न में बदलते हैं, 100 का भाग लगाते हैं। यहाँ से मैं काट दूंगा 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो 3 ऊपर बच गया और 4 और 2 8 नीचे बच गया। तो मैं 37 सही 1/2 परसेंटेज को 3/8 लिख सकता हूँ, और 40% को वही 40/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2/5 लिख सकता हूं। ठीक है, 2/5 है ये 3/8 है। 8 पे 3 का डिस्काउंट है, 5 पे 2 का डिस्काउंट है। ठीक है, कैसे करेंगे अपन? 8 MRP थी, मान लो 3 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में? 5 में। 5 MRP थी, 2 का डिस्काउंट, बेचेंगे कितने में? 3 में। वही, ये अलग है, ये अलग है, आपस में कट रहा है तो काट दो, ऊपर नीचे से मत काट देना। आपस में कट रहा है, जैसे ये 5 से 5 कट रहा है, क्रॉस कट रहा है, काट दो। इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से कट रही है तो भी काट दो, पर इधर वाली संख्या अलग है, इधर वाली संख्या अलग है, ऊपर नीचे से मत काट देना। इधर बच गया मेरे पास 8, इधर बच गया 3। ठीक है, तो 8 MRP थी, 3 में बेचा, डिस्काउंट कितने का दे दिया? 5 का दे दिया। अंतर आ रहा है 5 का, तो 5 का डिस्काउंट हो गया, तो 5 का डिस्काउंट कितने पे? 8 पे, तो 100 पे कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 500/8। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 बार 8 6 48, 2 बचेगा 20, 2 बार जाएगा 16, 4 बचेगा, तो 4/8 या फिर 1/2। 62 सही 1/2%, ये टोटल डिस्काउंट था। 62 सही 1/2 परसेंटेज का, तो ये क्या था? टोटल डिस्काउंट आ गया। अब उस फॉर्मूले से करते तो बहुत काफी लंबा हो जाता ये। ठीक है, तो ये था डिक्रीज वाला। अब जैसे ये आ गया, वहां तो फिर भी 2 ही थे, यहाँ पे 4 संख्याएं आ गई, 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 9 सही 1/11 और 10%। ये क्रमिक बट्टा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। समतुल्य बट्टा बताओ। अब फॉर्मूले से इसको कर नहीं पाएंगे अपन, 4 बट्टा आ गए, 4 क्रमिक बट्टा है, समतुल्य बट्टा बताना है, अपन उससे कर लेंगे। 11 सही 1/9 है, मैं इसको 1/9 लिख सकता हूं। कैसे लिखा है वो परसेंटेज में मैंने अच्छे से बताया था। आप एक चीज ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बिना परसेंटेज के कुछ नहीं आएगा इसमें। परसेंटेज आना बहुत जरूरी है इसको पढ़ने के लिए। 12.5% मैंने बार बार बताया 1/8 होता है, 9 से 1/11%, 1/11 होता है, और 10% 1/10 होता है। ठीक है, ये 4 बट्टा है मेरे पास, क्रमिक बट्टा है, समतुल्य बट्टा बताना है। अब इसको उससे करेंगे, 9 पे डिस्काउंट है 1 का, तो 9 पे 1 का डिस्काउंट है, तो बेचेंगे कितने में? 8 में। ठीक है, 8 पे 1 का डिस्काउंट है, तो बेचेंगे कितने में? 7 में। 11 पे 1 का डिस्काउंट है, बेचेंगे कितने में? 10 में। 10 पे 1 का डिस्काउंट है, बेचेंगे कितने में? 9 में। अब सेम चीज, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग, जो कट रहा है उसको काट दो आपस में, ऊपर नीचे से मत काट देना। तो 9 से ये 9 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, और 10 से 10 कट रहा है। ठीक है, इधर बच गया मेरे पास 11, इधर बच गया मेरे पास 7। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। 11 MRP थी, 7 में बेचा, डिस्काउंट, अंतर कितना आ रहा है? 11 और 7 का 4 का अंतर आ रहा है, तो जो 4 का अंतर आ रहा है वही डिस्काउंट था। तो 4 का अंतर 11 पे, तो 100 पे कितना? 400/11। सोल्व करूंगा आगे तो ये आएगा 3, 33, 7 बचेगा 70, 6 बार 66, 4 बचेगा 4/11, 36 सही 4/11 का
टोटल डिस्काउंट हो जाएगा समतुल्य बट्टा हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों को मिला के 36 सही 4/11% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। अब चार संख्याओं को अपन ने इतना इजी वे में सोल्व कर लिया इस मेथड से, तो बस यही है इस मेथड की खासियत। अब नेक्स्ट चीज आती है सक्सेसिव इंक्रीज। अब तक अपन पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिक्रीज, उसमें अपन ने डिस्काउंट पढ़ा था। डिस्काउंट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अपन ने रिवाइज किया था डिस्काउंट को। अब पढ़ेंगे सक्सेसिव इंक्रीज की, मतलब वो तो घट रहा था, डिस्काउंट हो रहा था मतलब कम हो रहा था। अब इंक्रीज हो तो क्या करना है, जैसे 11 सही 1/9% है, 12 सही 1/2% है, क्रमागत वृद्धि है। क्रमागत वृद्धि है तो समतुल्य वृद्धि बताओ, मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो रही है। तो 11 सही 1/9, इसको मैं लिख सकता हूं 1/9। 11 से 1/9 परसेंटेज है, एक भिन्न में बदल लिया 1/9 लिख लिया, इसको मैंने 1/8 लिख लिया, भिन्न में बदल लिया, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं एक बार, 1/9 और 1/8। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। 9 पे वृद्धि हो रही है 1 की, तो बेचेंगे कितने में, 10 में। वहां कमी हो रही थी तो घटा रहे थे 9 में से, यहां वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे। 9 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो 10 में बेचेंगे, 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो 9 में बेचेंगे, ठीक है। यहां तक ये अलग अलग है, इनको आपस में काट सकते हैं, ऊपर नीचे मत काट देना, बार बार एक ही बात बता रहा हूं मैं। अच्छा 9 से 9 कट जाएगा, ये 8 है ये 10 है, 2 से कट जाएगा 4 बार और 5 बार, ये आ गया 4 मेरे पास, ये आ गया 5 मेरे पास, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो 4 है वो 5 है, 1 की वृद्धि है, तो सक्सेसिव तो समतुल्य वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1 की वृद्धि है 4 पे, तो 100 पे बता दो, 4 से इसको काट के ये आ जाएगी 25% की टोटल वृद्धि। मतलब क्या है, 11 से 1/9 की वृद्धि हो रही है और 12 से 1/2% की, दो वृद्धि हो रही है अलग अलग सक्सेसिव। तो अगर समतुल्य वृद्धि निकालें अपन तो 25% आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं अलग तरीके से बताऊं कि एक प्रिंसिपल है, कोई जैसे मान लो P बराबर मान लो 1000, प्रिंसिपल है, उस पर पहले साल में 11 से ही 1/9% का ब्याज लग रहा है, दूसरे साल में 12 से ही 1/2% का ब्याज लग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कितना ब्याज आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं, वृद्धि है, सक्सेसिव इंक्रीज है, मैंने शुरू में बताया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं, 11 से 1/9, 12 से 1/2, इसको भिन्न में बदलेंगे, 9 से 10 हो रहा है और 8 से 9 हो रहा है, तो ये 4 और ये 5, एक का अंतर है। ये जो 4 आ रहा है ना, ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल, ये जो 5 आ रहा है ये आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट, और ये जो अंतर आ रहा है 1 का, ये आ गया मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ये यूनिट में है, 5 यूनिट मान लो इसको, और ये 4 यूनिट, ठीक बात यहां तक। अब चलते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज पे, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, अपन ने अभी देखा था, सक्सेसिव इंक्रीज होता है चक्रवर्ती ब्याज। अब एक फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का, जो मैं यहां लिख रहा हूं, ए बराबर होता है P गुणा में 100 प्लस R बट्टे 100, पावर होती है T, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का। यहां पे ए क्या है, ए है अमाउंट, यहां पे P क्या है, प्रिंसिपल। अच्छा इनको वो तो पता ही होगा, मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट को, प्रिंसिपल को मूलधन। शब्दावली तो सेम ही रहती है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। जो स्टार्टिंग में अपन किसी को उधार देते हैं वो मूलधन होता है, जो टोटल अमाउंट मेरे पास आता है वो मिश्र धन होता है। शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं आता इन दोनों में। टी यहाँ पे टाइम हो गया और आर ये रेट हो गई, दर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल का 100 प्लस आर बट्टे 100 का पावर में टी। मेरे पास एक क्वेश्चन है,
अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि अभी अपन सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे चीजें सोल्व की जाती है। ये कोई ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के। ये मैंने जैसे R% है 10, R बराबर है 10%, टाइम दे दिया 2 साल का और अमाउंट दे दिया मेरे को 2420। मेरे को प्रिंसिपल पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया और ब्याज कितना है वो पूछ लिया। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको फॉर्मूले से पहले। तो अमाउंट बराबर वही P इंटू 100 प्लस में R बट्टे 100 पावर में T टाइम। अच्छा, अमाउंट मेरे को दिया है 2420 रुपए, मैंने यहां रख दिया। प्रिंसिपल पूछा है 100 प्लस में रेट कितनी है 10% की बट्टे 100 और पावर में 2 लगा दूंगा क्योंकि पावर में टाइम है और टाइम है 2 साल का। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि P गुणा 100 और 10 110, 110 बट्टे 100। अच्छा, पावर 2 लग रही है तो 2 बार लिख दूंगा सेम चीज। तो मैंने 2 बार लिख दिया प्रिंसिपल का 110 बट्टे 100 और 110 बट्टे 100। अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा यही निकालते हैं कि 10% की रेट है प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल गुणा 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100, जितने साल होते हैं ना उतनी बार लिख देते हैं यहाँ पे और उसको बराबर कर देते हैं अमाउंट के। तो यहां से मैं P बराबर निकाल लूंगा, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 11 बट्टे 10 है, 2 बार इधर आएगा तो 10 बट्टे 11 उल्टा हो जाएगा। तो 2420 गुणा 10 बट्टे 11 गुणा 10 बट्टे 11। अच्छा, 11 बट्टे 10 था, उल्टा हो गया इस साइड आगे। ठीक है, अब काट देंगे 11 को, सबसे पहले इससे काटेंगे तो 2 बार, फिर 22, फिर से 2 बार और 0, इससे काटेंगे तो 20 बार। 20 ये है, 1 0 ये और 1 0 ये, 2000। ये क्या आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया 2000। अब क्या निकालना है मेरे को, CI निकालना है, ब्याज निकालना है। अच्छा, ब्याज बराबर तो वही होता है कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज निकल जाता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दो। अमाउंट कितना था 2420, प्रिंसिपल कितना आया 2000, तो ब्याज निकल के आ गया 420। ठीक है, यहां तक 420 आ गया ब्याज। ये फॉर्मूले से किया था अपन ने, फॉर्मूला ये है इसका। इस फॉर्मूले को आज अपन सब पहली बार और लास्ट बार पढ़ रहे हैं। आज के बाद में इस फॉर्मूले को अपन नहीं पढ़ेंगे और ना ही इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ये एक बार बताना जरूरी था क्योंकि ऑफिशियल फॉर्मूला इसका यही होता है। तो एक बार मैंने बता दिया, आज के बाद में ना इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे, ना इसको याद रखेंगे, ना इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। अपन करेंगे दूसरे मेथड से क्वेश्चन। 10% की रेट 2 साल और 2420। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं कि रेट है 10%, टाइम है 2 साल और अमाउंट है 2420। मेरे को निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा और मेरे को निकालना है ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। रेट है 10% की, टाइम है 2 साल का, अमाउंट है 2420 रुपए। मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, मेरे को ब्याज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो मैंने देख लिया था फॉर्मूले से, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अच्छा, 10% की रेट है और 2 साल का टाइम है, तो मैं कह सकता हूं कि पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10%। 10% की रेट 2 साल के लिए, तो 10% पहले साल, 10% ही अगले साल। 10% को मैं 1/10 लिख दूं, बिन में चेंज कर लिया। इसको भी 1/10 लिख दूं, बिन में चेंज कर लिया। अच्छा, 10 पे 1 ब्याज लग रहा है, 10 पे 1 ब्याज लग रहा है। मैं कह सकता हूं 10 से 11 हो गया पहले साल में, 1 बढ़ गया, 1 ब्याज लग गया। 10 था मूलधन, 1 बढ़ के
11 क्या आ गया, मिश्र धन। अच्छा, इसमें भी मैं सेम कर सकता हूं कि 10 था, 1 बढ़ के 11 हो गया। ठीक है, पहली साल में 10 से 11 हो गया, दूसरी साल में भी 10 से 11 हो गया। अब इसको मैं गुणा कर लूंगा, अगर कट रहा है तो काट दूंगा। अच्छा, ये अलग ये अलग, आपस में कटेगा तो काट दूंगा, ऊपर नीचे मत काट देना। इसको मैंने गुणा कर लिया, ये आ गया 100 और ये आ गया 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब यहां पे जो 100 आया है ना, ये 100 है मेरे पास प्रिंसिपल, 100 यूनिट मान लो इसको। ठीक है, ये जो 121 आया है ये है मेरे पास अमाउंट। अच्छा, ये भी यूनिट में 100 आ गया मेरे पास मूलधन, 121 आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट। अंतर कितना आ रहा है दोनों का, 21 का। ये चीज अपन अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये 21 यूनिट क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ब्याज। ठीक है, यहां तक 21 यूनिट ब्याज आ गया, प्रिंसिपल आ गया 100, 121 यूनिट आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट। तीन चीजें होती है, एक प्रिंसिपल, एक अमाउंट और एक ब्याज। अब इनमें से एक भी चीज मेरे पास है तो मैं सारी चीजें निकाल सकता हूं। फिर मान लो मेरे को ब्याज दे दिया, सीआई दे दिया कि इतना ब्याज है, प्रिंसिपल और अमाउंट पूछ लिया, निकाल दूंगा मैं। प्रिंसिपल दे दिया, ब्याज पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया तो भी निकाल दूंगा। अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, ब्याज पूछ लिया तो भी निकाल दूंगा। तीनों में से एक भी चीज दे देगा मेरे को तो मैं फिर तीनों चीजें निकाल पाऊंगा आसानी से, क्योंकि मेरे पास यूनिट में आ गया, प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है और ब्याज कितना है वो भी है। तो 21 यूनिट आ गया मेरे पास ब्याज, 121 यूनिट आ गया मेरे पास अमाउंट और 100 यूनिट आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेरे पास डाटा क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था 2420 रुपए। तो मैं कह सकता हूं ये 121 यूनिट है, इसी का मान 120 रुपए। 121 यूनिट का मान है 2420 रुपए, ये मैंने निकाला है कि 121 यूनिट आएगा अमाउंट। डाटा मेरे पास दिया हुआ था 2420 रुपए अमाउंट का, तो 121 के बराबर ही हो गया 2420। तो 121 यूनिट बराबर 2420, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2420 बट्टे में 121। एक यूनिट का मान निकाल लिया मैंने यहां से, 121 आ गया भाग में, इससे काट दूंगा मैं। अच्छा, 121 से 2 बार कट रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 0 है ही, तो 20 बार कट जाएगा ये। अब एक यूनिट बराबर मेरे पास आ गया 20। ठीक बात यहां तक। अब मेरे को जो भी चाहिए मैं सब निकाल पाऊंगा। अब मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना, 100 यूनिट है, तो प्रिंसिपल आ गया 100 यूनिट था और एक यूनिट का मान कितना, 20, तो मैंने निकाल लिया 2000 प्रिंसिपल आ गया। ठीक बात यहां तक। मेरे को सीआई चाहिए, तो सीआई में निकाल लूंगा, 21 यूनिट था सीआई और 21 को गुणा कर दूंगा, एक यूनिट बराबर है 20, तो ये आ गया 420। ये मेथड स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन उससे काफी ठीक है ये, क्योंकि उसमें गुणा करना पड़ता है बड़ी बड़ी संख्याओं को, इससे ये डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और उसमें, जैसे यहां 2 साल पूछा था टाइम, मान लो यहां 3 साल पूछ लिया, 3 साल पूछ लिया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 110/100 एक बार और गुणा करना पड़ेगा। मान लो यहां 4 साल पूछ लिया तो मेरे को एक बार और गुणा करना पड़ेगा 110/100 से। अब मेरे पास इतनी सारी संख्याएं आ गई, इधर अमाउंट बराबर है 2420 और इधर है प्रिंसिपल गुणा 110/100 की पावर 4। इतनी सारी संख्याएं आ गई मेरे पास। अब इतनी सारी संख्याओं को मैं कैसे गुणा कर पाऊंगा एग्जाम में, और यहां तो मान लो 10% ब्याज था, मान लो 6% ब्याज होता, ये 6% दर होती, तो यहाँ पे 106/100, 106/100, 106/100 और 106/100, 4 बार 106/100 है, उसको मैं कैसे गुणा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम में पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है, सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो परसेंटेज दी हुई है दर की उसको भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदलते ही सब कुछ दिख जाएगा अपने को कि 10 से 11 हो रहा है, अगर 6 है
1/6 आ गया तो 6 से 7 हो रहा है, सब कुछ दिख जाएगा वहां से अपन सोल्व कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। अब इसको मैं फॉर्मूले से कैसे कर पाऊंगा, 16 सही 2/3% की रेट है इसकी, फॉर्मूले से कैसे कर पाऊंगा इसको मैं, तो इसको मैं करता हूं इस वाले मेथड से। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 16 सही 2/3%, ये दर है मेरे पास, ठीक है। परसेंटेज में मैंने इसको बिन में बदल लिया, बिन में बदल लिया तो मैंने क्या किया, 1/6 लिख दिया इसको। 1/6 कैसे लिखा, 16 सही 2/3 था, तो 16 48 और 2 50/3, इसको चेंज कर लिया। और इसके यहाँ परसेंटेज था तो परसेंटेज को मैंने 1/100 लिख दिया। 50 से मैंने इसको काट दिया 2 बार, नीचे आ गया 6, ऊपर है 1, 16 सही 2/3 परसेंटेज को मैंने लिख दिया 1/6 बिन में। ये चीज मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाई थी और बताया भी था कि 1 से लेके 1/10 तक तो कम से कम याद करो ही करो। तो 1/6 का मान 16 सही 2/3% होता है। ये चीज वहां पे अगर पढ़ लेते अपन तो यहाँ आराम से आसानी से हो जाएगी। तो परसेंटेज पहले वहां से पढ़ लेना, उसके बाद में ये करना। तो 16 सही 2/3% को मैंने लिख दिया 1/6 बिन में। अच्छा 1/6 मतलब 6 पे 1 ब्याज लग रहा है, ठीक है। अच्छा 2 साल का है तो दूसरी साल भी 16 सही 2/3% का ब्याज लगेगा, सेम ही ब्याज लगेगा दोनों साल। इसको भी मैंने 1/6 लिख दिया, दोनों को बिन में चेंज कर दिया। ये भी 6 पे 1 का ब्याज लग रहा है, ये भी 6 पे 1 का ब्याज लग रहा है। तो मैं 6 तो है प्रिंसिपल और 6 से 1 का ब्याज बढ़ रहा है, तो मतलब अमाउंट कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ये 6 से 7 हो रहा है, ये भी 6 से 7 हो रहा है। मैंने दोनों को बराबर में लिख के, ये आ गया 36 मेरे पास और ये आ गया 49, ठीक है। यहां तक मैंने सोल्व कर लिया, मैंने कुछ नहीं देखा, अभी मैंने सिर्फ रेट और टाइम देखा है और मैंने यहां तक इसको सोल्व कर लिया। रेट थी 16 सही 2/3% की, टाइम था मेरे पास 2 साल का। मैंने 2 बार लिखा इसको, 1/6 इसको बदला, 1 बार इसको बदला, दोनों को बदल के 6 पे 1 का ब्याज लग रहा है, ये मेरे को दिख रहा है। तो 6 से 7 हो जाएगा अमाउंट, 6 से 7 हो जाएगा अमाउंट दोनों बार। तो ये टोटल आ गया मेरे पास 36, ये आ गया मेरे पास 49 49। अच्छा ये तो आ गया मेरे पास प्रिंसिपल और ये आ गया मेरे पास अमाउंट। अमाउंट कितना 49 यूनिट और प्रिंसिपल कितना 36 यूनिट। यहां तक ठीक है। अपन एक चीज अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट के अंतर को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो इनका अंतर कितना आ गया, यहां से 4 और 9 13, 13 यूनिट का अंतर आ गया। ये 13 यूनिट ही क्या है, ब्याज है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या निकल के आ गया, मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 36 यूनिट, मेरे पास अमाउंट आ गया 49 यूनिट, मेरे पास ब्याज निकल के आ गया 13 यूनिट, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 780 रुपए। तो ब्याज दिया हुआ तो मैं क्या करूंगा, ब्याज यहां से कितना निकल के आया 13 यूनिट, 13 यूनिट ब्याज, और ब्याज है कितना 780, तो 13 यूनिट बराबर 780, यहां तक ठीक है। 1 यूनिट बराबर 780 बट्टे में 13, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया मेरे पास 13 6 78, तो 6 और 0 60, 1 यूनिट का मान आ गया मेरे पास 60। अब 1 यूनिट का मान निकल के आ गया मेरे पास 60 और मेरे पास प्रिंसिपल की यूनिट है, मेरे पास अमाउंट की यूनिट है, मेरे पास ब्याज की यूनिट है, तो मैं सारी चीजें निकाल सकता हूं यहां से। 1 यूनिट 60 के बराबर है, तो प्रिंसिपल निकालूंगा तो कितनी यूनिट है 36 यूनिट है गुणा 60, ठीक है। अमाउंट निकालूंगा तो कितनी यूनिट है 49 यूनिट है गुणा 60, एकदम इजी वे में निकल के आएगा। यहां से वहां से फॉर्मूले से अपन जाएंगे तो पहली बात तो इस रेट परसेंटेज को अपन कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे जल्दी से। अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 साल में कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, प्रिंसिपल गुणा 116 सही 2/3/100 और 116 सही 2/3/100, उसको
कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यही सेम चीज़ 3 साल के लिए आ गई तो शायद कर ही नहीं पाएंगे अपन। यहाँ से जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इस मेथड को अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। अपन रेगुलर अभी 5 या 6 दिन इसी पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट अपन सीख जाएंगे। फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट अपन वहीं छोड़ देंगे। आज अपन ने पढ़ लिया, बस ये लास्ट बार था फॉर्मूला आगे से नहीं पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।